साथियों नमस्कार। आपका हमारे प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक या कहें कि यथार्थवादी विचारक कौटिल्य, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त एवं जो लोकप्रिय नाम चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में इसके अलावा जो भी राजनीतिक स्तर पर यथार्थवाद देखा जाता है, इसमें इन्होंने मैकियावेली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पाश्चात्य दार्शनिक मैकियावेली से इनकी तुलना की जाती है और मैक्स वेबर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मैकियावेली का जो उनकी रचना थी द प्रिंस, तो मैकियावेली की द प्रिंस रचना कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। यानी यथार्थवादिता में कौटिल्य सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे इनके बारे में आज कि कौटिल्य ने क्या ऐसी रणनीति तैयार की है कि शासन संचालन कैसे होना चाहिए, एक राजा को क्या काम करना चाहिए, एक राज्य के क्या कार्य होने चाहिए। इस संदर्भ में आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है और इनका जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की ऐतिहासिक नगरी आर्यवर्त के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कब हो रहा है? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, और मगध साम्राज्य से इनका संबंध है। ये जो हम पीडीएफ का उपयोग कर रहे हैं, यह राजेश मिश्रा सर की पुस्तक से लिया गया है। पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा कर ली थी। अंततो गत्वा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक उसका घनानंद था, और उसको नष्ट करके एक नया शासक बैठाया, इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। ठीक है। अगला इनका जो रचना है अर्थशास्त्र, उसकी रचना, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके सभी तथ्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार के परीक्षाओं में, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे नेट हो, एमपी सेट हो, वर्ग 1, यूपीपीजीटी, जीडीसी, जीआईसी लेक्चर वगैरह, सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों में कौटिल्य एक हॉट टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। तो अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। देखिए, जब कथन बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण हैं। तो 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण है। इसमें पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसको भी ध्यान रखें आप। पहले 5 अधिकरण में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंध की चर्चा विवेचना की गई है, एवं शेष 2 अभिकरणों में राज्य के अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। यानी आप इसको ध्यान रखें कि जो 5 अधिकरण शुरू के हैं, पहले 5, उसमें राज्य के आंतरिक प्रशासन पर बात हो रही है। अगले 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंध, यानी विदेशों से कैसे संबंध रखने हैं राज्य को, उसके बारे में विवेचना की गई है। शेष 2 अन्य विषयों से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख है। ठीक है ना। तो सरकार के 34 विभाग माने जा सकते हैं।
कि उस टाइम 34 विभाग हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। फिर है आपका अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा को देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। तो अर्थ को यहाँ पर यह धन से जोड़ रहे हैं। यहाँ इस लाइन को फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये जो चीज़ें हैं उनमें इनको बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। यानी जहाँ मनुष्य रहता हो उस भूमि को यहाँ पर कौटिल्य ने क्या कहा है? तो कौटिल्य ने इसको अर्थ कहा है। ओके, इसको भी पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान रखें कि अर्थ के बारे में कौटिल्य का क्या विचार है। तो अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ हुआ, उसके पालन करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है। अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कौटिल्य द्वारा जो रचना लिखी गई अर्थशास्त्र, उसमें किस विषय पर चर्चा की गई है, तो यह राजनीति शास्त्र, स्टेट क्राफ्ट भी इसको कहते हैं कि राज्य की संरचना के बारे में यह पुस्तक है। मूलतः प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की परंपरा क्या है? तो पश्चिमी विचारकों ने भारतीय चिंतन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के बजाय धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता रही है। तो पश्चिमी विचारक कुछ आलोचना करते हैं भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण की, और वह कहते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन को ही भारतीय विचारक अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। अर्थशास्त्र की परंपरा इसके विरुद्ध है, जिसमें भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है। क्योंकि जो धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन है, यह चिंतन क्या प्रदर्शित करता है कि हम कल्पना लोक की बात करते हैं, जिसके बारे में हम केवल चिंतन कर पाते हैं। उसमें पूरा विचारशीलता उत्पन्न करना यह भी पूरी तरीके से सही नहीं होता है। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वह हमारी जीवन शैली को भौतिक तत्वों से कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इसलिए जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य हुए, उन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र को उन्होंने यथार्थवादिता के रूप में प्रदर्शित किया है। जो चीज़ें वास्तविक हों उनके बारे में बात की गई है। तो इसमें धार्मिक चीज़ें नहीं दिखती हैं, इसमें आपकी भौतिकवादी और पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है। किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। अर्थशास्त्र पश्चिमी विचारक मैकियावेली की भांति शासन कला पर लिखी गई एक रचना है। यानी इसको स्टेट क्राफ्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है, शासन कला। लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान के 4 बृहद रूपों को परिभाषित किया है। तो ज्ञान के 4 बृहद रूप कौन कौन से हैं, इसको आप देखें। ज्ञान की 4 परंपरा, एक है आनवीक्षिकी, यानी जो अर्थशास्त्र में उल्लेख है ज्ञान की परंपराओं का, उसमें से पहला है आपका आनवीक्षिकी। दर्शन और योग की चर्चा की गई है इसमें। दूसरा है त्रयी। तो त्रयी, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था, 4 वर्णाश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम की बात की गई है। यानी सामाजिक व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, तो 4 वर्ण हैं उसमें, 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ हैं, 4 आश्रम जिसमें आपके शिक्षा से लेकर गृहस्थ, उसके बाद
वानप्रस्थ, संन्यास जैसे इन आश्रम की चर्चा की गई है। अगला आपका वार्ता। तो ज्ञान की तीसरी परंपरा वार्ता में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। इसमें कृषि, पशुपालन जैसे विषयों पर महत्व दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वार्ता का संबंध किससे, तो वार्ता का संबंध है आर्थिक गतिविधियों से। दंड नीति, तो दंड नीति इसके अंतर्गत शासन कला का उल्लेख किया गया है। विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र संबंधों, कूटनीति, गुप्तचर, पुलिस, रक्षा कृत का प्रावधान दंड नीति के अंतर्गत किया गया है। तो शासन कला में विदेश नीति है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से रखना है, कूटनीति किस प्रकार से रखनी है, गुप्तचर व्यवस्था कैसी रहेगी, सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी, इसके बारे में भी दंड नीति को स्थान प्रदान किया गया है आपके अर्थशास्त्र में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि अन्वेक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति में से, या फिर कोई और ऑप्शन था उसमें शायद निरुक्त था, निरुक्त, तो कौन शामिल नहीं है। तो ये चारों अन्वेक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति ज्ञान की चार परंपरा में शामिल किया गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई है। मत्स्य न्याय क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो कमजोर व्यक्ति को उसका शोषण करेगा। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना है, जो कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत जो हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों हॉब्स लॉ को, रूसो को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है। मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव और दुर्बल मानव में संघर्ष था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लोगों के अनाज के उपज का 6% तथा व्यापार से प्राप्त 10% भाग राजा के लिए देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी रक्षा करेगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार का उल्लेख किया है आचार्य चाणक्य ने। तो अनाज के उपज का 6% और व्यापार का 10% भाग राजा को दिया जाएगा, और राजा उसके बदले में क्या करेगा, रक्षा करेगा लोगों की। विश्वमान के पुत्र मनु, वही मनु जिसमें मनु स्मृति का उल्लेख होता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखिए, अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बेहतर लगती है तो आप उसको लाइक कर दें। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। फिर देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। 7 अंगों के रूप में मनुष्य से कौटिल्य तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौटिल्य ने किन की चर्चा की है। कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि होगी, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, संप्रभुता होगी। तो ये 4 तत्व वर्तमान में राज्य के तत्व माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 7 अंग की तुलना राज्य से की है। देखते हैं कौन कौन से अंग हुए। कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य को विभिन्न अंगों में विभाजित किया। जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह राज्य में राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों के महत्व को रेखांकित किया है। तो सबसे नंबर पहला है आपका स्वामी। तो राजा या स्वामी को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी। कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया है। तो राजा कैसा होना चाहिए, या जो राज्य का स्वामी होगा, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। यानी कमजोर ना हो, उसकी आत्मिक शक्ति बढ़िया हो, मानसिक स्तर ठीक हो, बौद्धिक व्यक्ति हो, मूर्ख ना हो। जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत कहा है।
उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राज्योचित गुणों व योग्यता को धारण करे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वो यह अनुवांशिक राजा बनने के पक्ष में नहीं है। राजा के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: प्रजाजनों का कल्याण करे, प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना, यानी जनता का कल्याण भी हो और उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जनता के, संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न रखना, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य भी पूरे करना। फिर आता है आपका आमात, दूसरा अंग। तो कौटिल्य ने राजा व आमत को गाड़ी के दो पहिए की उपमा दी है जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना है। तो वो कहते हैं कि भाई ये गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, एक तरफ राजा एक तरफ आमात, जिसको मंत्री कहते हैं। और उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया है। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का वर्णन किया है। फिर आता है आपका कोष। तो कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगणी सेना का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि सुरक्षा के लिए आपको सेना रखनी पड़ेगी और सेना के लिए आपको आपका राजकोष भरा होना चाहिए ताकि उनको एक अच्छा वेतन भी दिया जा सके। राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया। तो पहला सिद्धांत है परिपुष्ट सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा ही होती है, लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए। इसको बोलते हैं परिपुष्ट सिद्धांत। ठीक है ना। फिर आपका दौर्लभ का सिद्धांत। तो दौर्लभ सिद्धांत कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो उसे कर मुक्त रखना चाहिए, यानी परिपुष्ट सिद्धांत। फिर आपका दुर्लभ सिद्धांत, तो जो दुर्लभ सामग्री है उसके लिए टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कर मुक्ति का सिद्धांत। तो कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए, जैसे कि विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ एवं दान। यानी जो व्यक्ति एक अच्छे मन से काम करता है उन पर टैक्स न लगाया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आपका चौथा ये अंग है आपका दंड। पहला आपका राजा हो गया, फिर आपका स्वामी हो गया, तीसरा आपका हो गया कोष, फिर दंड। तो प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। देखिए ये बात ध्यान देने लायक है कि भारतीय चिंतन को, प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया है। यानी कहीं ना कहीं यह बात आलोचनात्मक हो सकती है। कौटिल्य ने दैहिक, कायिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया है। यानी शारीरिक दंड भी देना है, उसको आर्थिक जुर्माना भी आप वसूल सकते हैं। दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चतुरंगणी सेनाएं आती हैं। ठीक है ना। यानी दंड, इसमें सेना भी रहेगी और यानी कि सेना को ही हम दंड कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में। इसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगणी सेनाएं रहेंगी। कौटिल्य ये पांचवा अंग, कौटिल्य इसको दुर्ग को पांचवा अंग बता रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है एमपी सेट में। ये आपके अंगों के नाम लिख दिए जाएंगे और पूछेंगे कि इसमें दुर्ग का कौन सा
अंग का प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रमांक पूछ लेगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि दुर्ग 5वें अंग पर उसको रखा गया है। ओके। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज्य की राजधानी है। दुर्ग को शासन के 4 समान भागों में विभक्त किया गया था। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। पहला औदिक दुर्ग, यानी कि जो पानी से घिरा हुआ हो। दूसरा है पार्वत्य दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग, पार्वत दुर्ग जो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ हो। तीसरा है धानवन दुर्ग, यानी जो मरुस्थल प्रदेश में स्थित हो। चौथा है वन दुर्ग, जो बीहड़ जंगलों में स्थित हो। तो आप इन 4 दुर्गों को ध्यान रखेंगे। औदिक यानी जो पानी से घिरा हो, पार्वत यानी जो पर्वत श्रेणियों से घिरा हो, धानवन दुर्ग जो मरुस्थल प्रदेश में स्थित हो, और जो चौथा है वन दुर्ग बीहड़ जंगलों में स्थित हो। यानी सुरक्षा के लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके दुर्ग ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहां आप सुरक्षित हों। फिर है आपका प्रत्येक भाग का नियंत्रण नागरिक नामक अधिकारी करता था। यानी जो ये आपके दुर्ग दिए हैं उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? नागरिक नामक अधिकारी। फिर आता है 6वां अंग जनपद। तो कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। तो 10 गांव को मिलाकर संग्रहण नामक बड़ा गांव, 200 गांव को मिलाकर खारवटिक नामक नगर विशेष, 400 गांवों के मध्य द्रोणमुख नामक उपनगर विशेष एवं 800 गांव के मध्य स्थानीय नामक नगर बसाना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसका ध्यान रखें कि 10 गांव को मिलाकर संग्रहण बनेगा, 200 गांव को मिलाकर खारवटिक, 400 गांव को मिलाकर द्रोणमुख और 800 गांव को मिलाकर स्थानीय, जिसको निगम कह रहे हैं। संग्रहण, खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानीय। ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक नाम का अधिकारी करता था। पंचग्रामिक, तो क्वेश्चन पूछ ले कि पंचग्रामिक का काम क्या था, तो क्या करेगा वो? सीमा विवाद की स्थिति में समाधान का काम करेगा वो। ठीक है, ये ग्रामिक क्या है? शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। कहाँ? गांव में, ग्राम स्तर पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मित्र, ये आपका 7वां अंग है सप्तांग सिद्धांत का। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना आवश्यक है। मित्रों को यह सुहृद कहते हैं। सुहृद यानी कान है ना, कर्ण। कौटिल्य के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धांत को किस प्रकार से देखा जाता है? तो अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। तो मंडल सिद्धांत कहाँ पर है आपका? 6ठे अधिकरण में है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में। तो मंडल सिद्धांत में इसको देखेंगे हम। इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता है एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य में होता है। विजिगीषु के सामने लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसलिए वह अरि कहलाता है। अरि यानी शत्रु होता है। ओके। अरि के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है क्योंकि विजिगीषु का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। मित्र के सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है क्योंकि वह अरि का मित्र किंतु विजिगीषु का शत्रु होता है। अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है क्योंकि वह
मित्र राज्य का मित्र होता है और इसी कारण बीजी गीसु के साथ भी मित्रता होती है। मित्र मित्र की सामने वाला राज्य अरिमित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरिमित्र राज्य का मित्र होता है। बीजी गीसु के पीछे स्थित राज्य को पार्ष्णग्राह कहा जाता है। यह भी अरि की तरह बीजी गीसु का शत्रु होता है। पार्ष्णग्राह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रांदा कहा जाता है। यह बीजी गीसु का मित्र होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आक्रांदा क्या होता है, बीजी गीसु का मित्र होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कथन बना के पूछे जाते हैं तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ये आपका मान लो बीजी गीसु शासक है, तो इसके पास जो राज्य होगा यह कहीं ना कहीं इस राज्य का शत्रु होता है। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसका शत्रु है, लेकिन उसके बगल से अगर अफगानिस्तान लगा हुआ है तो अफगानिस्तान हमारा क्या है, कहीं ना कहीं इतना हमारे संबंध उससे ठीक हैं, खराब नहीं है। तो ये अरी हो गया, पाकिस्तान अरी हो गया, ये मित्र हो गया। इसी प्रकार हम देखें, मान लो यहाँ चाइना है, तो चाइना क्या हो सकता है, मान लो पार्ष्णग्राह है। तो अगर यहाँ रसिया है तो कहीं ना कहीं हमारा उससे संबंध ठीक है, बेहतर है, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, आक्रांदा हो जाएगा। इस तरीके से वो बात हो रही है यहाँ पे। आक्रांदा के पीछे स्थित राज्य को पार्ष्णग्राह सार कहा जाता है, क्योंकि वह पार्ष्णग्राह का मित्र होता है। पार्ष्णग्राह सार के पीछे स्थित राज्य को आक्रांदा सार कहा जाता है, क्योंकि वह आक्रांदा का मित्र होता है। बीजी गिशु और अरी राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य को माध्यमा कहा जाता है। यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। देखते हैं इसको और क्या बोलते हैं। बीजी गिशु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति की दृष्टि से बीजी गिशु अरी और मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। इसको एक बार फिर से आप ध्यान से सुने। बीजी गिशु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति की दृष्टि से बीजी गिशु अरी मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसको वर्तमान की राजनीति में भी हम इसको देख सकते हैं, है ना। फिर आपका कौटिल्य की 6 नीतियां, कौन कौन सी 6 नीतियां हैं। तो कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना है। यानी ये आदर्शवादी बातें नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं कि हमको अगर अपना शासन संचालन करना है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो हमको कौन कौन सी नीतियों को अपनाना होगा। तो राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियों का वर्णन किया है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, इन नीतियों को रखा है। तो जो पहली नीति है संधि, यह 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना होता है। विग्रह यानी एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना। यान यानी कि आक्रमण करना। आसन का अर्थ है विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठ जाना, यानी चुपचाप रहना, यानी वो ये राज्य के बारे में बात हो रही है। संश्रय, दूसरे के आशय में स्वयं को समर्पण कर देना। द्वैधी भाव, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि। ओके, संधि का मतलब है कि संबंध बनाना। अगर संबंध खराब होते हैं देशों के मध्य तो संधि को तोड़ देना, तो विग्रह हो जाएगा। यान का मतलब आक्रमण करना। आसन का मतलब मौन बैठना। संश्रय यानी खुद को समर्पित कर देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना। द्वैधी भाव यानी एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ संधि। फिर है आपका ये 4 उपाय के बताए हैं भाई, तो काफ़ी ये
चर्चा में ही रहते हैं, साम दाम दंड भेद। तो अगर किसी के साथ, किसी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध हैं, तो वहाँ कूटनीति में आपको, अगर हमारे हित हैं उस देश के साथ, तो हमको शांति या समझा बुझाकर काम निकालना चाहिए, है ना। दाम यानी धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करना। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत छोटे छोटे जो पड़ोसी देश हैं उनको कई बार मुफ्त में सुविधा प्रदान कर देता है, बहुत सारे रुपए दे देता है, या फिर वहाँ कुछ आपदा आती है तो राहत कार्य पहुँचाया जाता है भारत के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं धन देकर उनको अपने पक्ष में करना होता है। ये विदेशी नीति का एक उनका फंडा है। दंड किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करना या आक्रमण करना, क्या है, ये दंड है। भेद मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डालना, यानी फूट डाल देंगे आप तो समस्या हमारे लिए कम हो जाएगी। जैसे कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी थोड़ा थोड़ा संघर्ष चल रहा है। देश एक ही है लेकिन उनके बीच में एक कहीं ना कहीं खाई बन चुकी है, तो भारत बलूचिस्तान का समर्थन करता है। जिस प्रकार इंदिरा गांधी के शासनकाल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट के बांग्लादेश का बन जाना, ये कहीं ना कहीं भारत की एक कूटनीति थी वो। तो कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता प्रदान की है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई पहले साम दाम और भेद से काम निकालो, अगर काम ना निकले तो भाई फिर दंड की व्यवस्था करो, फिर आक्रमण करना पड़े तो करो। लेकिन आक्रमण एक अंतिम बात है, अंतिम उपाय है। जैसे कि कोई दो देशों के मध्य जब तनाव होता है तो वो लोग बोलते हैं युद्ध कर लो। तो युद्ध करना ठीक है, आप एक बार बोल सकते हैं कि युद्ध करिए, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक होगा। इसलिए साम दाम और भेद से पहले काम निकालना चाहिए। कौटिल्य के सामाजिक विचार क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में उदार है, क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की चर्चा की है। यानी जन्मजात आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको बदल सकते हैं, इसी भी बात उन्होंने कही है। कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप में महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे पॉइंट पूछ ले जाते हैं कि क्या कौटिल्य ने इस प्रकार से कहा है। दूसरा कथन आपका अरस्तू को दे देगा, है ना। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए सोचना कठिन हो जाता है पेपर हॉल में। तो पहले से हमको, अगर हमने कोई पढ़ा है उसको दिमाग में रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार, इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सावरकर, इसके बाद कौटिल्य का, इसको हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अन्य राजनीति विज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध किए गए हैं, आप उनको देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं का जो मेरा अनुभव है उसको आप उपयोग कीजिए, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी। आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अधिक लोगों से जुड़ पाएंगे। अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार क्या हैं, इस पर कौटिल्य क्या कहते हैं। तो कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। तो अर्थशास्त्र में इन्होंने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है, जिनको जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ तो इनको तीर्थ भी कहते थे, ठीक है ना। तो अभी हमने पहले पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख है। तो वह 34 भाग मुझे लगता है कि हो सकता है जैसे कि हमारी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इनमें अंतर रहता है, तो जो खास होंगे उनको प्रशासनिक भाग की संख्या में काउंट करते होंगे, उसको 18 बता दिया है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में विभक्त किया है, दुर्ग और जनपद। न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन। तो न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए विधि के 4 आधार,
यानी धर्म व्यवहार चरित्र राज्य शासन से विधि के लिए आधार वह खोज रहे हैं। कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद महत्व दिया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों को इनका वर्णन किया है कि 9 प्रकार के गुप्तचर रखने चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। तो आन्वीक्षिकी अध्यात्मिक और दर्शन पर बात हो रही है, त्रयी धर्म अधर्म वेदों के ज्ञान की बात हो रही है, वार्ता कृषि पशुपालन वाणिज्य विद्या यानी ये आर्थिक उत्पादन के साधन हैं, दंड नीति में शासन कला और राज विद्या को शामिल किया गया है। कौटिल्य के काल में रूप दर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था, यानी कि जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को चेक किया जाता था जिस अधिकारी के द्वारा, उसको रूप दर्शक कहते थे। कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8-8 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होगा, यानी कि बताया गया होगा कि आपको किस भाग में क्या करना है। कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए, अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसम्मत गुण। इनको भी आप ध्यान दे लें, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से गुण की बात की है राजा के लिए। तो कौटिल्य ने राजा के लिए 4 प्रकार के गुण की बात की है, अभिगामिक गुण, प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण और आत्मसम्मत गुण। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोण मुख न्यायालय यानी स्थानीय न्यायालय। जिस प्रकार से उन्होंने गांव की संख्या के आधार पर उनको बांटा है, उसी आधार पर उन्होंने न्यायालय की बात की है, जनपद संधि, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है, कृषि, पशुपालन, व्यापार। तो इस तरीके से हमने कौटिल्य के विचारों को अध्ययन किया। उम्मीद है आपको यह प्रयास बेहतर लगा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले अन्य भारतीय विचारक के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, आपके लिए निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के लिए बेनिफिट रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।